हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 सितंबर 2021 के। मैं हूं आपका दोस्त आशु और यहाँ पे आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है ताकि सारी न्यूज़ जो है वो आप अच्छे से कवर कर सको। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत कम है, एक बार आप चेक करें, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि हम 90 से 95% तक वो करंट अफेयर आपका कवर कर देंगे जो आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और एक क्विज भी होगा जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन। वीकली में भी आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल करंट अफेयर का, क्वेश्चन एंड आंसर का और एक होगा क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर भी मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और मिलेगी पॉकेट पीडीएफ जो 2 लाइन या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, जिससे आप अपने करंट अफेयर को जल्दी जल्दी में रिवाइज कर सकते हो। और आपकी प्रेफरेंस को और अच्छे से करने के लिए 20 तरह के अलग अलग टॉपिक जो है वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक तरह के टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो अगर आप पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको 3 अलग अलग चीजें मिलेंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज जो कि बैंकिंग एंड इकोनॉमी का ही होगा, लेकिन ये आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट करोगे। और अगर आप जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का जो जा चुका है, अगर वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एग्जाम पीडीएफ को डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी आप कहाँ से असेस करोगे, एप्लीकेशन के थ्रू ही असेस कर सकते हो। और दोस्तों बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा। डिटेल तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बना सकता है। और इसी तरह से अगर आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो स्टेट करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे से कवर किए हुए हैं। और खास बात है कि एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर रहे हैं, यही इसकी खासियत है। तो ये सारी सब्सक्रिप्शन आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगी। मतलब ये सारी चीज़ें आप एक ही सब्सक्रिप्शन के थ्रू ले सकते हो। सिर्फ अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करें ताकि आप जो है वो 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सके। दोनों का प्राइस दोस्तों बहुत कम है, एक बार चेक करें मेरे कहने से। और जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो 2 साल की बाय करें, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ASH10, और आप लंबे समय तक बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 9 सितंबर 2021 का। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये तीनों काम मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर कर दोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को भी क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिर पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज नेशनल करेंसी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनी नेशनल करेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये कौन सी कंट्री है दोस्तों, एल सेल्वाडोर है। याद रखना है सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री है, मतलब ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका, और बिल्कुल बीच में जो है वो आपको ये एल सेल्वाडोर जो है वो मिल जाएगा। और ये पहली कंट्री है जिसने किसी क्रिप्टो करेंसी को नेशनल करेंसी डिक्लेयर किया है। तो मतलब बिटकॉइन को अब लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एल सेल्वाडोर, आप मैप में भी देख सकते हो कि एल सेल्वाडोर आपको कहाँ से मिलेगा। देखो ये है मैक्सिको, मतलब यहाँ से है नॉर्थ अमेरिका ऊपर, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे साउथ अमेरिका, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंट्रल अमेरिका। और सेंट्रल अमेरिका में एक कंट्री आपको दिखेगा एल सेल्वाडोर, और इसकी कैपिटल जो है वो एल सेल्वाडोर की, वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, सैन सेल्वाडोर। तो याद रखना है सैन सेल्वाडोर जो है वो इसकी कैपिटल है। तो होगा क्या, बिटकॉइन लीगल हो चुका है इस कंट्री के अंदर, और साथ में यूएस डॉलर तो चल ही रहा है, वो ऑलरेडी इनकी करेंसी है। तो मतलब 2 करेंसीज जो है वो मार्केट में सर्कुलेशन में रहेंगी। और इन्होंने एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च कर दिया, मतलब ऑनलाइन जो है वो पैसे को उस वॉलेट के अंदर रख सकते हो। और उस वॉलेट का नाम क्या है, शिवो, या फिर कूल भी उसको कहा जा सकता है। जब आप उस वॉलेट में पैसे डालोगे और आप बिटकॉइन को यूज करोगे तो आपको $30 जो का बेनिफिट जो है वो दे रहे हैं। मतलब एज सच आप उसको बिटकॉइन में यूज करो तो इसलिए बेनिफिट मिल रहा है। और एल सेल्वाडोर की जो गवर्नमेंट है उसने 400 बिटकॉइंस, 400 बिटकॉइंस को खरीद लिया है ताकि जो है वो अलग अलग तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके।
और इसके लिए 200 मतलब 200 बिटकॉइन मशीन्स भी लगा दी हैं, जिसको हम एटीएम मशीन्स कह सकते हो आप। बिटकॉइन की एटीएम मशीन्स जो है वो लगा दी गई हैं ताकि जो है वो पैसे को निकाला जा सके, बिटकॉइन को निकाला जा सके या उसको यूज़ किया जा सके। मतलब आप वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर सकते हो, अपना जो यूएस डॉलर है उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि जो एल सल्वाडोर के लोग हैं वो पैसे को बाहर भेजना चाहते हैं या बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो वो बिटकॉइन का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है उसमें थर्ड पार्टी का यूज़ होता है, जिसमें लाइक कुछ पैसा बीच में कट जाता है तो वो नहीं कटा करेगा, तो वो बिटकॉइन के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। और बिटकॉइन आपको पता ही है कि डिजिटल करेंसी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। ये एक ग्रुप था जापान के अंदर, जो माना जाता है कि एक अननेम्ड पर्सन, अननेम्ड नहीं कहूँगा, अननोन पर्सन कहूँगा, क्योंकि नाम तो उसने दिया था अपना, उसने नाम दिया था सतोशी, सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो नाम से एक बंदा था जिसने कहा था कि ये करेंसी जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन से ईयर में, 2008 में। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जितनी मैंने बताई हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। इंडिया का रैंक क्या है ह्यूरोन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एक वर्ड दिया गया है यूनिकॉर्न लिस्ट, एक जारी की गई है। यूनिकॉर्न लिस्ट का मतलब है वो स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। याद रखना है, वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। तो ह्यूरोन इंडिया ने एक फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट निकाली है जिसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो आगे स्टार्टअप जो है वो जाके जो है वो यूनिकॉर्न बन सकते हैं लेकिन अभी बने नहीं, उसकी भी एक लिस्ट जो है वो इसके अंदर है। और इंडिया का स्थान जो है वो दोस्तों इसमें कौन सा है, थर्ड रैंक है, याद रखना है ये इंडिया का स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरे स्थान पे कौन है, चाइना। तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे कौन है, इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और पहले पे यूएसए और दूसरे पे चाइना है। और ये लिस्ट किसने जारी की है, ह्यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी की गई है। और इसमें बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं। अगर आप देखोगे 396 स्टार्टअप्स जो हैं वो सिर्फ यूएसए से बिलोंग करते हैं, और 277 स्टार्टअप जो है वो चाइना से बिलोंग करते हैं। इंडिया से 51 यूनिकॉर्न्स हैं, मतलब 51 ऐसे स्टार्टअप है जिनकी वैल्यूएशन जो है वो कितनी हो चुकी है, $1 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज जो हैं वो स्टार्टअप्स के यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और 32 गैजल्स हैं इंडिया के अंदर, और 54 चीताज हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका भी मतलब क्या है। तो आपको बताना चाहिए कि गैजल वो कंपनीज हैं जो अभी यूनिकॉर्न नहीं बनी, लेकिन उनकी वैल्यूएशन $500 मिलियन से लेके जो है वो $1 बिलियन तक है। उनकी वैल्यूएशन $500 मिलियन से लेके $1 बिलियन तक है। 1 बिलियन से पार चली जाएंगी तो यूनिकॉर्न ही कह देंगे, 1 बिलियन से कम और 500 मिलियन से ज्यादा तो उसको गेजल कहा जाता है। मतलब आने वाले 2 सालों के अंदर वो यूनिकॉर्न बन सकती हैं। ऐसे ही चीता भी ऐसी ही कैटेगरी है, लेकिन उसमें 500 मिलियन से क्या होगा, कम होगा, 200 मिलियन से ज़्यादा होगा। जिनकी वैल्यू $200 मिलियन से ज़्यादा है और 500 मिलियन से कम है उसको क्या कहता है, चीता। तो मतलब ये नाम दिए गए हैं। और इस लिस्ट के अंदर ये बताया गया है कि जो सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड की गेजल कंपनी है वो कौन सी है, जिलिंगो। तो याद रखोगे कौन सी है, जिलिंगो। सिंगापुर बेस्ड एक कंपनी है, रिटेल मार्केट, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप चीज़ों को खरीद सकते हो, तो वो कंपनी है। और ऐसे ही चीता में सबसे जो बेस्ट कंपनी मानी गई है वो पेपर फ्राई मानी गई है। कौन सी, पेपर फ्राई को माना गया है। तो आप याद कर सकते हो पेपर फ्राई जो है वो बेसिकली एक ऑनलाइन मार्केट स्टोर है जिसमें आप फर्नीचर को परचेज कर सकते हो, अलग अलग तरह की चीज़ें परचेज कर सकते हो। तो वो एक कंपनी को कहा गया, और ये 4 साल के अंदर जो है वो यूनिकॉर्न बन सकती हैं। चीता 4 साल के अंदर बन सकती हैं, गेजल जो है वो 2 साल के अंदर बन सकती हैं। तो थोड़ा सा ये आपकी नॉलेज के लिए, क्वेश्चन शायद एग्जामिनर ना पूछे लेकिन आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी सिटी इंडिया के अंदर जो स्टार्टअप पैदा कर रही है वो है बेंगलुरु दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु के अंदर मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा एमएनसीज के हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु के अंदर हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टार्टअप भी बेंगलुरु ने पैदा किए हैं। और रिसेंटली आपने एक न्यूज़ को याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंटली, कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स निकाला गया था, और इसमें इंडिया का स्थान 20 था। मतलब सबसे ज़्यादा स्टार्टअप जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर जो है वो ग्लोबली लेवल पे ओपन हो रहे हैं, वो उसमें इंडिया का स्थान जो है वो 20 था 100 कंट्रीज में से। और ये लिस्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था स्टार्टअप ब्लिंक, स्टार्टअप ब्लिंक। तो इसकी तरफ से ये लिस्ट निकाली गई थी। इसमें सिटी वाइज और कंट्री वाइज रैंक निकाले गए थे। कंट्री वाइज रैंक जो है इंडिया का 20th है, और पहले नंबर पे कौन है, यूएसए, दूसरे नंबर पे कौन सा है, यूनाइटेड किंगडम। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु हैज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की। और इससे पहले आपको पता है कि कौन थे, डेविड रस्क्यूना थे, लेकिन डेविड रस्क्यूना का टाइम पीरियड खत्म हो गया, 2014 में उनको अपॉइंट किया गया था।
5 साल के लिए, तो इसका मतलब 2019 में ही टाइम पीरियड खत्म हो गया था। लेकिन आप कह सकते हो कि पहले 1 साल एक्सटेंड किया गया, फिर कोविड के चलते एक्सटेंड कर दिया गया। अब बनाया गया है हर्षा भूपेंद्र बंगरी को या बंगारी को, किसी भी तरह से याद रख लें, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। तो इनको बनाया गया है और ये खुद पहले जो है वो आप कह सकते हो कि डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थी एक्सिम बैंक की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इनका चेहरा हर्षा बंगारी का, और अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द एक्सिम बैंक। लेकिन दोस्तों एक बात और याद रखनी है यहाँ पे कि जो इनको अपॉइंट किया गया है तो कितने साल के लिए अपॉइंट किया गया है, तो इनको अपॉइंट किया गया 3 साल के लिए। तो ये बात याद रखनी है क्योंकि इनका टाइम पीरियड फिर एक्सटेंड हो सकता है आगे। हर्षा बंगारी या हर्षा भूपेंद्र, किसी भी तरह से याद कर लें, आपको ऑप्शन के अंदर जो है वो पढ़ के पता लग जाएगा कि ये आंसर जो है वो हमारा होगा। और बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रेखा शर्मा ऑलरेडी थी इस पोजीशन पे, लेकिन इनको भी रीअपॉइंट किया गया है, चेयरमैन बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो याद रखना है रीअपॉइंटेड है। वी वैद्यनाथन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंट किया गया है इनको एमडी एंड सीईओ कौन से बैंक का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे उनका चेहरा। आरबीआई ने अप्रूव कर लिया री अपॉइंटमेंट वी वैद्यनाथन की कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के आगे और 3 साल। बहुत बड़ी बात है कि 3 साल के लिए और टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। शांतिलाल जैन की अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं कौन से बैंक के, इंडियन बैंक के। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको कवर किया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has been appointed as the new chairman and managing director of National Fertilizer Limited। दोस्तों फिर से एक अपॉइंटमेंट आ चुकी है, तो आज एक अपॉइंटमेंट और करेंगे हम आगे जाके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आज थोड़ी सी अच्छी हैं, और साथ में याद रखना है जो ऑप्शन के अंदर मैं आपको अपॉइंटमेंट्स करा रहा हूँ तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मतलब अगर मैं आपको 3 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के करवा रहा हूँ, इसका मतलब उसमें आपको टोटल ऑप्शंस कितने मिलेंगे, 12। तो इसका मतलब आपकी 12 अपॉइंटमेंट्स जो है वो कवर हो रही हैं 3 क्वेश्चन के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ पे है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, याद रखना है इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। 1979 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा। तो किसको बनाया गया है, निर्लेप सिंह राय को। तो आंसर रखना है दोस्तों याद, आंसर क्या होगा, सी होगा। और जो एनएफएल है, जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये एक मिनी रत्ना पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर काम करती है। तो याद रखना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे उतना ही याद कर लें जितना आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप निर्लेप सिंह राय अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। और एक बात और, यहाँ पे जो आप बाकी अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कैरोल फुर्तादो रिसेंटली लगाई गई हैं दोस्तों। ये टेम्परेरी सीईओ, मतलब कह सकते हो कि एंट्रीम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लगाई गई हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। तो ये याद रखोगे, ये 1 अक्टूबर से अपना काम स्टार्ट करेंगे एज ए सीईओ। और डॉक्टर तेजेंद्र एम बसीन रिसेंटली अपॉइंटेड किए गए चेयरमैन एडवाइजरी बॉडी के। और कौन सी एडवाइजरी बॉडी के, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया गया, उसके चेयरमैन डॉक्टर तेजेंद्र एम बसीन। हितेंद्र दवे बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है क्योंकि रिसेंटली सीईओ लगाए गए हैं एचएसबीसी बैंक इंडिया, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन इंडिया के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। ये 3 काम जरूर कर दिया करो, और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया है अमेजॉन इंडिया के साथ ताकि वो ई कॉमर्स एक्सपोर्ट कर सके, मतलब ऑनलाइन अपने सामान को बेच सके और अलग कंट्री में बेच सके। और ये स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों हमारे पास गुजरात। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी होगा। तो गुजरात वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, जितना इंडिया का एक्सपोर्ट 2020-21 में हुआ है उसमें से 21% एक्सपोर्ट सिर्फ कौन सी स्टेट से हुआ है, गुजरात से हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि पूरे इंडिया का जितना एक्सपोर्ट हुआ है 21% सिर्फ कौन सी स्टेट से हुआ है, गुजरात से। अब अमेजोन के साथ जुड़ेंगे तो जो हम कह सकते हैं स्मॉल बिजनेसमैन है वो अमेजोन के ऊपर अपना सामान जो है वो डालेंगे और अलग अलग कंट्रीज में बेच सकते हैं। तो इससे जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट है वो भी बढ़ेगा। तो अमेजोन इंडिया और गुजरात गवर्नमेंट का ये टाई अप है। तो अब देख सकते हो ये एमएसएमईज जो होंगी, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होंगी, जो लघु उद्योग होंगे चाहे सूक्ष्म उद्योग होंगे, वो सारे के सारे जो हैं वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे और अपने प्रोडक्ट को जो है वो वहाँ पे बेच सकते हैं। और इसके लिए अमेजोन क्या करेगा, कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उनको, कुछ सेशन ऑर्गेनाइज करेगा, ऑनलाइन उनको बताएगा और अपने वर्कशॉप के थ्रू उनको लेके आएगा ताकि वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके, क्योंकि जो भी चीज़ें सिखानी है अमेजोन वो इस वर्कशॉप के थ्रू सिखा देगा। और इससे क्या होगा कि 17 तरह की जो अलग अलग
मार्केट है अमेजोन की अलग अलग कंट्री में ऑनलाइन माध्यम से, वो गुजरात के जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको जोड़ सकता है। और खास करके गुजरात के अंदर आपको पता है कि जेम्स एंड ज्वेलरी, मतलब बहुत ही अच्छा ज्वेलरी का कारोबार है वहाँ पे, कपड़े का बहुत बड़ा कारोबार है वहाँ पे, एप्रल्स बहुत अच्छे, टेक्सटाइल का बहुत बड़ा है, हाथ से बनाने वाले बहुत से आर्टिजन्स हैं, तो हैंडीक्राफ्ट है वहाँ पे, तो इनको बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है और इनका सामान जो है वो ऑनलाइन बिक भी सकता है वहाँ पे। तो मतलब आप कह सकते हो गुजरात जरूर इसको बूस्ट करेगा, और मेरे ख्याल से सारी स्टेट्स को ऐसे टाई अप्स करने चाहिए ताकि वो अलग अलग तरह से जो है वो अपने जो आर्टिजन्स हैं, हाथ से बनाने वाले हैं, बुनने वाले हैं, तो उनको जो है वो जरूर फायदा मिलेगा। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, सारे बच्चों को पता है, गवर्नर जो हैं वो आचार्य देवव्रत हैं, और साथ ही आप यहाँ पे याद रखोगे वंसदा नेशनल पार्क है दोस्तों, यहीं पे आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा ब्लैकबक नेशनल पार्क, ब्लैकबक भी यहीं पे है, और एक आपको यहाँ पे मिलेगा, वंसदा हो गया, गिर हो गया, ब्लैक हो गया, एक रह गया यहाँ पे, एक रह गया मेरीन नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पोर्टल का नाम बताना है, मतलब उस ऑनलाइन पोर्टल का नाम बताना है जिस पोर्टल के थ्रू जो है वो एयर पोल्यूशन को देखा जाएगा कि कितना फैल रहा है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये पोर्टल लॉन्च किया है हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, और इस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों? प्राण। तो याद रखना है, आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है, इस पोर्टल को, जिसका नाम है प्राण। प्राण का मतलब आपको पता ही है कि जो हमारी लाइक जिंदगी है वो प्राण ही है हमारे, मतलब हमारी जिंदगी प्राण, लाइफ प्राण। तो आप कह सकते हो कि ये पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, जिसमें हमने हवा में से पोल्यूशन को जो है वो खत्म करना है। और ये फिजिकल और फाइनेंशियल स्टेटस को देखेगा कि किस तरह से उस जो प्लान है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। और 132 नॉन अटेनमेंट सिटीज के अंदर इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, मतलब कितने शहरों के ऊपर ये जो है वो आप कह सकते हो कि पोर्टल काम करेगा। 132 शहरों के ऊपर काम करेगा, देखा जाएगा कि किस तरह से वहां पे काम हो रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये इसलिए भी लॉन्च किया गया क्योंकि कल हमने एक दिन मनाया था, कल वाली वीडियो के अंदर मनाया था, दिन परसों मना था, 7 सितंबर को एक दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज। ये दिन हमने मनाया था 7 सितंबर को, हमने क्वेश्चन भी कवर कर लिया था इसका कल वाली वीडियो के अंदर, और इसी दिन जो है वो इसको लॉन्च किया गया है। और इससे क्या होगा, हम जो एयर पोल्यूशन है उसको खत्म कर सकते हैं और हम हवा को शुद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए 4400 करोड़ रुपीस जो हैं वो 42 मतलब 42 शहरों को दे भी दिए गए हैं, ताकि वो जो है वो इसके ऊपर क्या कर सकें, काम कर सकें। तो बिल्कुल याद रखना है, ये मतलब पोर्टल का नाम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट की हम बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट की, वो है भूपेंद्र यादव, राज्यसभा के मेंबर हैं आजकल, कहाँ से? राजस्थान से, राज्यसभा के मेंबर राजस्थान से, तो याद भी रहेगा। और वैसे भी मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको यहाँ से पूछ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शंस और भी दिख रहे हैं, लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे हिट नाम का एक ऑप्शन दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन आपको दिखेगा। हिट का मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। होम आइसोलेशन ट्रैकिंग बिहार गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है, जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी उन्होंने लॉन्च किया था, ताकि जो घर पे लोग जब आप कह सकते हो पेशेंट हैं जो कोविड-19 से पीड़ित हैं, वहाँ पे घर पे रह रहे हैं, तो इतने ज़्यादा सीवियर लाइक उनके अंदर जो है वो इन्फेक्शन नहीं है, तो उनको घर से ही देखा जा सकता है। तो इस पोर्टल के ऊपर जो है वो जानकारी अपडेट होती रहेगी, जो भी उनको वहाँ पे देखने जाएगा। मानस प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन आप कह सकते हो, ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन जी की तरफ से इसका लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद था कि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रेस में थे, हर ग्रुप के, हर एज के अंदर, तो इसलिए मेंटल वेलबींग को अच्छा रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और एक हमारे पास क्या था, आवास प्लेटफॉर्म, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसमें आप कह सकते हो कि जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं या एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उनकी, तो वो यहाँ से जुड़ सकती है और देख सकती है कि किस तरह से वो काम कर सकते हैं हमारा एक सपना पूरा करने के लिए, जो है हाउसिंग फॉर ऑल। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सी कंपनी ने एक्वायर कर लिया एक बहुत ही ऑनलाइन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम था ग्रेडअप। मेरे ख्याल से आप सबने ग्रेडअप के बारे में सुना ही होगा, लेकिन ग्रेडअप को अब एक्वायर कर लिया किसने? बाइजू ने एक्वायर कर लिया दोस्तों, सी आंसर होगा। बाइजू इस साल जो है वो बहुत सी चीज़ों को एक्वायर कर रहा है, और 2021 में उन्होंने 8 ऐसी कंपनीज को एक्वायर कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साल का, अभी एक साल भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो 8 महीने पूरे हुए हैं, तो उन्होंने 8वीं बार 8 महीनों के अंदर 8 जो हैं वो कंपनीज को एक्वायर कर लिया है। और आज से ग्रेडअप का नाम क्या होगा? बाइजू एग्जाम प्रेप। तो याद रखना है क्या नाम होगा? बाइजू एग्जाम प्रेप।
और इससे क्या होगा, जो आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी है ग्रेड अप की, वो भी इम्प्रूव होगी, और साथ में जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी और आगे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अपने याद रखना है, ग्रेड अप का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था, नोएडा, आज भी नोएडा ही रहेगा वो तो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर। और साथ ही आपने याद रखना है इस कंपनी को 2015 के अंदर बनाया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्वेश्चन को सिर्फ आपने, जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया बाइजू वाला, उसको सिर्फ आप उसी तरह से याद रखोगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट आ गई एक और अपॉइंटमेंट, मैंने कहा था कि एक वेरी इंपॉर्टेंट में कवर करेंगे। नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए गए हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसको विशाखापट्टनम, क्या कहा जाता है इसको, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट भी कह देते हैं, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड दोस्तों, इसके जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए वो अतुल भट्ट बनाए गए हैं। आंसर क्या होगा, डी होगा। इससे पहले अगर आप बात करोगे तो प्रादोष कुमार रथ थे, प्रादोष कुमार रथ, लेकिन अब उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। वैसे तो उनका टाइम पीरियड 31 मई को ही खत्म हो गया था, लेकिन आप कह सकते हो कि टेम्परेरी तौर पे जो है वो चल रहे थे, काम चल रहा था, लेकिन अभी जो है परमानेंटली अतुल भट्ट को लगा दिया गया है। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट देख रहे हो दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अतुल भट्ट का आप चेहरा देख सकते हो यहाँ पे, जिनको रिसेंटली जो है वो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया गया है। लेकिन आपने एक बात और याद रखनी है, यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन हैं, SN गोरमडे, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये आप कह सकते हो वाइस चीफ लगाए गए हैं। वाइस चीफ किसके, नेवल स्टाफ के अंदर, नेवल स्टाफ। तो हम उनका नाम जो है वो SN गोरमडे नहीं लेंगे, हम लेंगे वाइस एडमिरल SN गोरमडे। नेक्स्ट कमलेश कुमार पंत, न्यू चेयरमैन लगाए गए हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइजिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन। अमित बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए गए हैं BEML, मतलब भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी के, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती है। तो याद रखनी है सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी नाम से एक बुक लिखी है, किसने लिखी है। इस बुक के अंदर दो खासियत हैं। गीता गोविंदा से आपको पता लग रहा है कि ये भगवान कृष्ण और राधा के बारे में है। मतलब आप आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि जयदेव भी यहाँ पे नाम है, ये भी, इन्होंने भी जो है वो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कृष्ण जी और राधा जी के बारे में लिखी हुई हैं। लेकिन ये पर्सन जो हैं वो पद्मश्री हैं, और इन्होंने बुक लिखी है किसने, डॉक्टर उत्कल के बनर्जी। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि इसके अंदर जो GK रेड्डी हैं, या आप कह सकते हो कि गंगापुरम किशन रेड्डी हैं, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है, और इस बुक को लिखा है पद्मश्री डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। और इसी दिन जो है वो उन्होंने एक एग्जीबिशन भी लॉन्च किया, गीता गोविंदा, एंड एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया, बुजुर्गों की बात देश के साथ, इन न्यू दिल्ली। ये दो प्लेटफॉर्म जो है वो उन्होंने लॉन्च किए हैं। ये बुजुर्गों की बात देश के साथ जो है वो एक बहुत ही सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर बताया गया है कि हमने जो यूथ है, जो हमारा नौजवान पीढ़ी है, उसको जो है वो बूढ़े लोगों के साथ बिठाना है, बातचीत करवानी है, ताकि उनको जो है वो कुछ ही समय के अंदर जो है वो अपना ज्ञान, अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकें। तो ये मतलब आप बहुत ही कम टाइम पीरियड पे वो बातें सीख सकते हो जो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता, ये उद्देश्य है इसका। और गीता गोविंदा एक भक्ति मूवमेंट आप कह सकते हो, उसका टेक्स्ट है, जिसमें आप कह सकते हो लॉर्ड कृष्ण और राधा रानी के बारे में जो है वो बताया हुआ है। और जयदेव मतलब आप कह सकते हो कि 12th सेंचुरी का एक ऐसा बड़ा नाम है, जो कि संस्कृत पोइट्री के अंदर लिया जाता है, जो कि आप कह सकते हो लिरिक वे में, गाने वाले तरीके से जो है वो गीता गोविंदा के बारे में बताता है। आप कह सकते हो कि कृष्णा और राधा जी का अर्ली फेज जो है, जो स्टार्टिंग वाला फेज था, वो साथ में ये बताते हैं। नाम याद रखना है, जयदेव। ये पूछा जाता है कई बार कि लिरिकल पोइट्री गीता गोविंदा को लिखा हुआ है बेसिकली। और मिनिस्टर ऑफ कल्चर आपको पता लगी गया है यहाँ से, श्री GK रेड्डी जी हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब ये लोकसभा के मेंबर हैं सिकंदराबाद से। सिकंदराबाद कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर। तो बाकी जो ऑप्शन देख रहे हो दोस्तों, फिर से यहाँ पे आप कवर कर सकते हो। हरे कृष्णा मेहताब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ओडिशा से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ओडिशा के ही हिस्ट्री लिखी है। तो नाम है बुक का ओडिशा इतिहास। क्या है बुक का नाम, ओडिशा इतिहास। जीत थायल, इन्होंने एक बुक लिखी थी नेम्स ऑफ द वुमेन, नेम्स ऑफ द वुमेन, तो ये बुक इन्होंने लिखी है। जतिंदर मिश्रा, इन्होंने लिखे अख्तरी, कौन सी बुक लिखी है, अख्तरी, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। तो इस तरह से आपने याद रखनी है ये बुक्स। अगला क्वेश्चन आता है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने एक मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप साइन की है, कौन से प्लेयर के साथ। तो फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो है वो आपके सामने आएगा, और मैं आपको हिंट देता हूं कि वो जेवलिन थ्रो के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं,
और ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया को एथलेटिक्स के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल मिला है, मतलब फील्ड इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल मिला है, क्योंकि इससे पहले अभिनव बिंद्रा को मिला था, वो शूटिंग के अंदर मिला था, लेकिन जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल लेने वाले एक ही प्लेयर हैं, वो नीरज चोपड़ा हैं। तो याद रखना है, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और मल्टी ईयर एग्रीमेंट जो है वो साइन कर लिया है, और ये टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम को जो है वो अलग अलग तरीके से प्रमोट करेंगे। और इनको सूबेदार का रैंक दिया गया था 2016 में, ये भी आप याद रख सकते हो। और इवन पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये जेवलिन थ्रो रैंकिंग लिस्ट के अंदर दूसरे नंबर पे हैं, ये भी आपने याद रखना है। और रिसेंटली एक न्यूज़ और बता देता हूँ कि इंडियन आर्मी ने जो है वो एक अपना स्टेडियम, आप कह सकते हो कि उनका एक स्टेडियम था पूना के अंदर, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो वो किसके नाम से रख दिया है? नीरज चोपड़ा के नाम से रख दिया है। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट एंड स्टेडियम जो है वो किसके नाम पे रख दिया गया है? नीरज चोपड़ा के नाम से रख दिया पूना के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने नीरज चोपड़ा के बारे में खास तौर से याद रखनी है। लेकिन जो बाकी आप प्लेयर देख रहे हो यार, ये भी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। लाइक साइखोम मीराबाई चन्नू, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि सबसे पहला जो मेडल था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर लेके आने के लिए इंडिया के लिए किसको जाना गया? साइखोम मीराबाई चन्नू को। और ये वेट लिफ्टिंग के अंदर ये मेडल लेके आई थी, और 49 केजी कैटेगरी के अंदर ये मेडल इनको मिला था। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल इनको मिला था। याद रखना है, पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मेडल किसको मिला था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, वो थी साइखोम मीराबाई चन्नू। और अवनी लखेरा, इनको गोल्ड मेडल मिला पैरा ओलंपिक्स के अंदर, याद रखोगे। अवनी लखेरा को कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं? राजस्थान से बिलोंग करती है, और रिसेंटली राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर भी इनको बनाया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के लिए। नेक्स्ट लवलीना बोरगोहेन, हमने कल ही इनके बारे में क्वेश्चन कवर किया है, असम से बिलोंग करती हैं। और जो लवलीना है वो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी ओलंपिक्स के अंदर, और ये बॉक्सिंग कैटेगरी के अंदर लेके आई थी, वोमेन आप कह सकते हो वोमेन वेल्टर वेट के अंदर, और उसको बॉक्सिंग कहा जाता है। और ये मेडल जो है ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, और असम से बिलोंग करती है, और असम का एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इनको समग्र शिक्षा अभियान के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी मेडल भी मैं आपको बता देता हूँ। नीरज चोपड़ा आपको पता लग गया, गोल्ड मेडल। साइखोम मीराबाई चन्नू सिल्वर मेडल लेके आई, और रवि कुमार दहिया जो है वो सिल्वर मेडल लेके आए, और ये रेसलिंग के अंदर लेके आए थे 57 केजी कैटेगरी के अंदर, 57 केजी कैटेगरी सिल्वर मेडल रेसलिंग के अंदर। और पीवी सिंधु, सबको पता है यार, पीवी सिंधु तो मतलब बैडमिंटन के अंदर लेके आई, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी वो। और लवलीना बोरगोहेन हो चुका है, तो हमारे पास 5 हो चुके हैं। सिक्स्थ हमारे पास आ जाएगा हॉकी टीम लेके आई, इंडिया मैन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, वो लिख सकते हो। और एक बजरंग पुनिया जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आए रेसलिंग के अंदर 65 केजी कैटेगरी के अंदर। तो 7 के साथ मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप नीरज चोपड़ा का चेहरा देख सकते हो, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से इनको जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक स्टेट के साथ टाई अप किया है, ताकि उस स्टेट के अंदर जो स्पेशली इस नम्मा शाले नन्न फोडुगे इस स्कीम के लिए जो पैसा आएगा, उसके लिए गेटवे कौन प्रोवाइड करेगा? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक प्रोवाइड करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि पेमेंट जो है वो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक में होगी स्टेट गवर्नमेंट की स्पेशली स्कीम के लिए। और नम्मा का मतलब है माई, शाला मतलब स्कूल, फिर नन्ना का मतलब है माई, एंड कोडुगे का मतलब है कंट्रीब्यूशन। तो माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन स्कीम जो है वो किसकी थी? ये कर्नाटका की थी, तो आंसर जो है वो सिंपल होगा कर्नाटका। तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इस स्कीम को बूस्ट करने के लिए माई स्कूल माई कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम को, तो इसलिए इसको स्टार्ट किया। और इस स्कीम को स्पेशली जो कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोमई, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था टीचर डे के दिन, मतलब 5 सितंबर को इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था। और आप देख सकते हो इसमें क्या होगा कि जो भी लोग हैं वो अब कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कूल जो कर्नाटका के अंदर है उसको बेहतर बनाया जा सके, एजुकेशन सिस्टम मजबूत किया जा सके। तो सिर्फ इसीलिए है। अब लोगों ने जो पैसा देना है वो अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म देता है, लाइक एनईएफटी, यूपीआई, डेबिट कार्ड, ये अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म है, आरटीजीएस। तो इसके थ्रू आप पैसा दे सकते हो, मतलब आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी। और ये पैसा जो है वो कर्नाटका टेक्स्ट बुक सोसाइटी में जाएगा, और उसके बाद जो है वो ये स्कूल में भेज दिया जाएगा जिस स्कूल के लिए आपने ये पैसा भेजा है, सिंपल। और इसमें जन स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक का गठन 2008 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। और टैगलाइन है पैसे की कदर, वैल्यू फॉर मनी। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? अजय कनवल। और दोस्तों कर्नाटका आपको पता लग गया है, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बसवराज बोमई हैं, गवर्नर जो हैं वो थावरचंद गहलोत जी हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे नेशनल पार्क आपको काली टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा धांधेली टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट, धांधेली टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख मिल जाएगा यहाँ पे,
यहीं पे आपको मिलेगा बनेरगट्टा, बांदीपुर भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, नगर होल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे नेशनल पार्क्स मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी यूनियन टेरिटरी ने जो है वो बिजनेस ब्लास्टर नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको बेहतर बनाया जा सके यूटी के अंदर। और गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर बनाने के साथ साथ जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको हम उनके आइडियाज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए नाम क्या दिया गया, बिजनेस ब्लास्टर। उनके पास कोई आइडिया है, वो कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको कुछ राशि दी जाएगी ताकि छोटे मोटे लेवल पे वो जो है वो अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये हमारे पास यूनियन टेरिटरी कौन सी है दोस्तों, दिल्ली है। और दिल्ली का मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मनीष सिसोदिया जी की, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसको जो है वो लॉन्च किया है ताकि अच्छे लेवल पे हम स्टूडेंट्स के आइडियाज़ को आगे लेके जा सकें। तो ये प्रोग्राम जो है वो इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट किया गया ताकि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो हैं वो बच्चों की यहाँ पे देखी जा सके। और इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के थ्रू जो है वो जो क्लास 9th और सॉरी क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट है दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ, उनको जो है वो एक 2,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो अपना बिजनेस जो है जो छोटे लेवल पे कुछ सोच रहे हैं उनको स्टार्ट किया जा सके। और साथ में ऐसे 10 प्रोजेक्ट जो होंगे जो बहुत ही बेहतर होंगे उनको बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के तहत जो है वो बीबीए का कोर्स भी करवाया जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब जो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोर्स साथ में करवाया जाएगा, जिसकी फीस जो है वो सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। तो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। चाहे 2,000 रुपये राशि आपको यहाँ पे सुनने में कम लग रहा है, लेकिन ये बच्चों को प्रोत्साहित करने में बहुत बड़ा योगदान है इनका। और अगर हम बहुत ज़्यादा राशि यहीं पे प्रोवाइड कर देंगे तो आगे पढ़ना बंद कर सकते हैं वो, इसलिए यहाँ पे ये सोच समझ के रखा गया कि बहुत ही कम राशि जो है वो उनको दी जा सके। पहले इसको डेमो बेसिस पे स्टार्ट किया गया था, एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस था खिरचीपुर, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया था, वहाँ पे 1,000 रुपये दिए गए थे बच्चों को। तो वो उन्होंने छोटे छोटे लेवल पे जो वो चीज़ों को करना स्टार्ट किया था। तो इसी तरह से इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो आगे जाके और भी अच्छे से प्रमोट हो सकते हैं। और दिल्ली के बारे में तो पता ही है आपको, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अनिल बाइजल हैं और चीफ मिनिस्टर वन एंड ओनली अरविंद केजरीवाल हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा पेमेंट बैंक और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने एक पैक्ट साइन किया है ताकि वो होम लोन्स अच्छे रेट पे प्रोवाइड कर सकें। और एक जो हमारा सपना है हाउसिंग फॉर ऑल, या आप कह सकते हो कि सबको घर मिल सके 2022 तक, वो भी पूरा यहाँ पे कर सकते हैं। और ये हमारे पास है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ टाई अप हुआ है ताकि लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो है वो पैसे को प्रोवाइड करेगा, मतलब वो लोन्स जो है वो प्रोवाइड करेगा कौन से बैंक को, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के कस्टमर्स को। तो कस्टमर जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के होंगे, लेकिन लोन जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो इस पार्टनरशिप के थ्रू जो है वो लोन 6.6% रेट पे दिया जा रहा है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाख रुपए जो है वो लिए जा सकते हैं। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है ऑलरेडी वो बहुत सी कंपनीज, बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ऑलरेडी बेच रहा है। तो इनके साथ भी अब इनका प्रोडक्ट भी जो वहाँ पे सेल करेगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक याद रखोगे। इस बैंक का गठन जो है वो 2017 में किया गया था, लेकिन इसको पहले डेमो बेसिस पे लॉन्च किया गया था 2 जगह पे। एक तो कहाँ पे, रांची में, रांची मतलब मैं बात कर रहा हूँ झारखंड की, और एक रायपुर के अंदर मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर धीरे धीरे करके इसकी और ब्रांचेस जो है वो खोली गई। और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है इसके, वेंकटा रमन। तो ये याद रख सकते हो। और टैगलाइन क्या है, आपका बैंक आपके द्वार, आपका बैंक आपके द्वार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, न्यू दिल्ली। ये याद रखना है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं। सेबी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि T+1 सेटलमेंट, मैं पहले भी इस न्यूज़ को करवा चुका हूं लेकिन उस टाइम पे टाइम पीरियड नहीं बताया गया था। तो T+1 सेटलमेंट साइकिल जो है वो इक्विटी ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब अगर आप शेयर को खरीदते हो या शेयर को बेचते हो तो वो ट्रांजैक्शन जो हैं वो कब से लागू होंगी, मतलब T+1 सेटलमेंट कब से लागू होंगी। T+1 का मैं आपको थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ कि जैसे आप आज शेयर को बेच रहे हो या शेयर को खरीद रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप पैसा, मान लो खरीद रहे हो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो आप जो है वो शेयर को खरीद रहे हो, तो पैसा जो है वो ट्रांसफर करोगे। तो इसका मतलब आपके पास उसी टाइम पीरियड पे शेयर नहीं आएंगे। तो अभी T+2 चल रहा है, मतलब कम से कम जो है वो 2 दिन तो लगेंगे, तो उसके बाद शेयर आएंगे। तो 2 दिन तक आपकी मनी जो है वो ब्लॉक रहेगी, आप पैसे को वापस नहीं ले सकते, उसको यूज भी नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर आएंगे तभी पैसे तो तभी कटेंगे, लेकिन उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते। तो ये है T+2। लेकिन अब ये T+1 हो जाएगा, मतलब अब 48 घंटे नहीं लगेंगे, अब 24 घंटे के अंदर ही हो जाया करेगा। तो ये है मतलब इसका मीनिंग। और ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है,
कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इसको लागू करना चाहती है, ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल बेसिस पे कि अगर लागू करना है, लेकिन 1 जनवरी 2022 से ये लागू कर सकते हो। तो जो ट्रांसफर करना है शेयर्स को, पैसे को ट्रांसफर करना है तो 24 घंटे के अंदर हो जाएगा, मैंने आपको समझा चुका हूं। लेकिन ये आपकी मर्जी है, स्टॉक एक्सचेंज की मर्जी है बेसिकली T+1 या T+2 को फॉलो करना। तो सारी स्टॉक एक्सचेंजेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। और एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे जो आपने सेबी के बारे में चीज़ें याद रखनी है। सेबी का गठन जो है वो 1988 में हुआ था दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनी, मतलब इसका एक्ट कब पास किया गया। तो याद रखना है सेबी एक्ट जो है वो 1992 में आया है, और इसका जो हेड हैं वो कौन है, अजय त्यागी इसके हेड हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। लेकिन जिस भी बंदे ने या जिस भी स्टॉक एक्सचेंज ने इसको अप्लाई करना है, इसको चुन लिया है कि हम T+1 सेटलमेंट के ऊपर जाना चाहते हैं, उसको कम से कम 1 महीना पहले जो है वो नोटिस देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब स्टेक होल्डर्स को, पब्लिक को, और अपनी वेबसाइट के ऊपर भी उसको बताना पड़ेगा, तभी जो है वो ये इंप्लीमेंट होगा। आगे आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। उस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का नाम क्या है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और साथ में एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी फाइसर्व जो कि यूएसए से बिलोंग करती है, उनकी तरफ से लॉन्च किया गया है, और उसका नाम है दोस्तों N59। तो याद रखना है आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से अलग अलग बैंक, अलग अलग जो हैं वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज जो है वो क्रेडिट कार्ड को सेल कर सकती हैं, अपने अकॉर्डिंग क्रेडिट कार्ड को यहाँ पे सेल किया जा सकता है। और इस प्लेटफॉर्म का नाम जो है वो जरूर याद रखना है। ये बैंकिंग सर्विस प्रोग्राम है जो कि आप कह सकते हो कि अलग अलग तरह की सर्विसेज इंडियन फाइनेंशियल टेक्निकल कंपनीज को प्रोवाइड करेगा या बैंक्स को प्रोवाइड करेगा, ताकि वो रुपे क्रेडिट कार्ड जो है वो दे सके। रुपे क्रेडिट कार्ड्स मतलब रुपे प्लेटफॉर्म एनपीसीआई का ही है, तो वो लॉन्च करेगा। और प्लेटफॉर्म जो है वो फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है वो अपने हिसाब से अपने क्रेडिट कार्ड जो है यहाँ पे प्रदर्शित कर सकती हैं, और N59 प्लेटफॉर्म के ऊपर करेंगे, और इससे जो अर्बन और रूरल एरिया में लोग क्रेडिट कार्ड्स को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से ही परचेज हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, N59 के ऊपर। और बहुत ही अच्छा माध्यम है, इसके थ्रू जो है वो आप कह सकते हो कि क्रेडिट कार्ड जो है अलग अलग लोगों तक पहुंचेंगे, तो उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो बढ़ेगी और मार्केट में ग्रोथ जो है वो हो सकती है। लेकिन इसमें एक बात आपने और याद रखनी है, ये जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो दोस्तों, ईवा ईवा जो है वो आईसीआईसी बैंक की तरफ से जो है वो लॉन्च किया गया था। ईवा बैंक नहीं दोस्तों, ये आईसीआईसी का नहीं है, ये एचडीएफसी का है, यहाँ पे गलती है। आईडीएफसी का सॉरी एचडीएफसी का ये क्या है, चैटबॉट है, चैटबॉट है। ईवा जो है वो एचडीएफसी का चैटबॉट है। ऐसी कॉन क्यूआर जो है वो मास्टर कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा का, मास्टर कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा का एक इनिशिएटिव था। इन्होंने एक कार्ड लॉन्च किया था जिसके ऊपर क्यूआर कोड जो है वो लगा हुआ था, तो उससे आप डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे। इंस्टा एफएक्स जो है वो आईसीआईसी की फॉरेक्स सर्विसेज है, आप कह सकते हो। आईसीआईसी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था आईसीआईसी बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, तो उसको कहा गया इंस्टा फॉरेक्स। मतलब आप इमीडिएटली जो है वो फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इमीडिएटली जो है फॉरेक्स को कहीं पे भी इस कार्ड को यूज कर सकते हो, ऑनलाइन माध्यम से आप कोई भी करेंसी में पैसा निकाल सकते हो। तो याद रखना है ईवा जो है वो एचडीएफसी का चैटबॉट है, कॉन क्यूआर जो है वो मास्टर कार्ड और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लॉन्च किया गया कार्ड है जिसके ऊपर क्यूआर कोड बना होगा, मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड बना होगा, इसके थ्रू पेमेंट की जा सकती है। और इंस्टा एफएक्स जो है वो आईसीआईसी की तरफ से एक आप कह सकते हो कि एक्सचेंज है जिसमें आप अलग अलग करेंसीज में पैसा रख सकते हो। वो कार्ड का नाम था आईसीआईसी बैंक फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट एवर इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो कौन से साल में मनाया गया। तो ये इंटरनेशनल जो लिटरेसी डे है दोस्तों, ये हर साल जो है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को। याद रखना है टीचर डे के 3 दिन बाद ही जो है वो लिटरेसी रेट जो है वो निकाला जाता है, तो उसके थ्रू याद रख सकते हो इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और पहली बार जो है वो दोस्तों इसको 1967 में मनाया गया था। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रमुख है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, यूनेस्को की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत प्रमुख है, इसमें अलग अलग तरह के इसमें अवार्ड भी दिए जाते हैं लिटरेसी डे के दिन, इंटरनेशनल लिटरेसी डे के दिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका थीम क्या है, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अगर आपको नॉलेज है तो इसका मतलब जो डिजिटल डिवीजन है जो बहुत ज़्यादा है, तो कई तो बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो चुके हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं है, तो जो डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इसका मेन जो लक्ष्य है वो यही है कि हम ह्यूमन राइट्स के बारे में लोगों को नॉलेज दे सकें और जो उनकी आत्मसम्मान है उसको बचा सकें। और साथ ही साथ लिटरेसी एक ऐसा एजेंडा है जो कि लोगों को लिटरेट तो करेगा ही करेगा, साथ में सस्टेनेबल सोसाइटी भी बनाएगा कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए चीज़ों को बचा के रखें। और थीम क्या है, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी।
और इसमें एक अवार्ड दिया जाता है यूनेस्को की तरफ से, किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज 2021, जिन्होंने लिटरेसी के इंप्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें स्टार्ट की। और इंडिया में से एक ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम कहते हैं NIOS इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन को चुना गया है, लेकिन वो अलग अलग कंट्री के हैं, तो आपने उसको याद नहीं रखना। ये किंग सेजोंग लिटरेसी जो प्राइज है, ये 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। और इसको जो साउथ कोरिया है और साथ में यूनेस्को है, दोनों मिलकर इस अवार्ड को प्रेजेंट करते हैं। और इसमें 20,000 USD की राशि जो है वो दी जाती है, डॉलर जो है वो दिए जाते हैं। तो यूनेस्को के बारे में याद रखना है यहाँ पे, यूनेस्को इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का गठन जो है वो 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो ऑड्रे अजोले हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने आप कह सकते हो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अवार्ड्स प्रेजेंट किए हैं टीचर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों दो तरह के अवार्ड्स इसमें खास करके दिए जाते हैं। एक तो जो टीचर्स हैं इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल बैकग्राउंड के, तो उनको दिया जाता है और उस अवार्ड को कहा जाता है AICT विश्वेश्वरैया टीचर अवार्ड, विश्वेश्वरैया टीचर अवार्ड, तो ये याद रखना है। और जो मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए दिया जाता है उसको कहते हैं डॉक्टर प्रीतम सिंह बेस्ट टीचर अवार्ड 2021। तो ये 2021 में स्टार्ट किया गया डॉक्टर प्रीतम अवार्ड। और विश्वेश्वरैया अवार्ड तो काफ़ी टाइम से चल रहा है। तो ये 17 फैकल्टी मेंबर्स को मिला है इंजीनियरिंग और टेक्निकल बैकग्राउंड के अंदर, और मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर डॉक्टर प्रीतम अवार्ड जो है वो 3 फैकल्टी मेंबर्स को मिला है। तो ये अवार्ड जो है वो बेसिकली दोनों तरह के ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से दिए जाते हैं, ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स जो उनकी एक्सीलेंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उनको सम्मानित किया जा सके। इस चीज़ को याद रखना है। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में याद रखें, इसके जो चेयरमैन हैं वो प्रोफेसर अनिल, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, और इसको 1945 में ही बनाया गया था। और धर्मेंद्र प्रधान आपको पता ही है कि राज्यसभा के मेंबर हैं करंटली मध्य प्रदेश से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक हमारा इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, उसने एक MOU साइन किया है कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि एक आयुर्वेदा की चेयर वहां पे लगाई जा सके। चेयर का मतलब हम वहां पे आयुर्वेदा को प्रमोट करेंगे, और वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और उस यूनिवर्सिटी का नाम याद रख सकते हो, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। तो उनके साथ ये टाई अप किया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो रिसर्च है, जो एकेडमिक कोलैबोरेशन एक्टिविटीज़ हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, वो बढ़ेंगी दोनों कंट्रीज़ में, और हर्बल मेडिसिन और योगा का प्रचार भी हम कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह के इसमें कोर्सेज कराए जाएंगे, छोटे और बड़े कोर्सेज, जो कि किससे रिलेटेड होंगे, आयुर्वेदा से, जो कि इंडिया में, और इंडिया में तो ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में भी करवाए जाएंगे। इससे रिलेटेड वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाएंगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में आयुर्वेदा सिस्टम को और ज़्यादा प्रमोट करेगा। और इस चेयर को जो फंडिंग मिलेगी वो हमारी तरफ से भी मिलेगी, मतलब आप कह सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा देगा, और उधर से जो सिडनी यूनिवर्सिटी है, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, वो प्रोवाइड करेंगी, लेकिन ये 2022 में स्टार्ट होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपने याद रखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आता है ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल। और ये अभी ना तो राज्यसभा के मेंबर हैं, ना ही लोकसभा के। तो फिर आप सोच रहे होगे कि सर मिनिस्टर कैसे बने, क्योंकि एक प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई बंदा दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो 6 महीने तक वो किसी एक हाउस का मेंबर बन सकता है, तो तब वो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो अभी बन जाएंगे या तो लोकसभा के या राज्यसभा के, लेकिन आपको पता है राज्यसभा का बनना आसान है, तो वो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं दोस्तों, जो है एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, जो कि इंस्पायर सैटेलाइट 1, उसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन लॉन्च तो कौन करेगा, इसरो ही करेगा। तो ये जो है वो आप कह सकते हो कि एक ऐसा मिशन है जो कि आइनोस्फीयर में भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट आइनोस्फीयर में भेजा जाएगा, आइनोस्फीयर की स्टडी करने के लिए। आइनोस्फीयर जो है वो चौथी लेयर का एक पार्ट है, जिसको थर्मोस्फीयर कहा जाता है, उसका एक पार्ट है आइनोस्फीयर। क्योंकि पहली आपको पता है ट्रोपो है, ट्रोपो के बाद आपके पास स्टेटो आएगा, फिर मीजो आता है, फिर आपके पास थर्मो आता है, और थर्मो का एक पार्ट है आइनो। तो उसकी स्टडी के लिए इसको भेजा जा रहा है। और इसको डेवलप किसने किया है, इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन, इसलिए इसका नाम क्या है, इंस्पायर। और इंस्पायर सैटेलाइट जो है वो वैसे तो 2020 में लॉन्च करना था, लेकिन कोविड के कारण इसको अब 2021 में लॉन्च किया जा रहा है। और इसरो ने जो है वो अपना रिसेंटली मोस्ट एडवांस जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिससे वो इमेजेस जो है वो भेजेगा, और पता लगेगा हमें अलग अलग तरह से हम फ्लड्स को, साइक्लोन्स को देख सकते हैं। तो इस सैटेलाइट का नाम है EOS-3, याद रखना है EOS-3। तो ये रियल टाइम इमेजेस जो है वो भेजेगा, नेचुरल डिजास्टर, फ्लड्स और साइक्लोन, और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी।
अब आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट क्या कहता है, आरबीआई ने रीपॉइंट कर दिया है वैद्यनाथन को एज ए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक चीफ। हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन में आप देख सकते हो, और ये 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने एक टास्क फोर्स बनाई है दोस्तों, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ताकि हाइड्रोजन प्रोडक्शन के ऊपर काम किया जा सके। और ये टास्क फोर्स जो बनाई है वो बनाई है विनोद कुमार तिवारी जी की अंडर, और जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई है वो आर के मल्होत्रा के अंडर बनाई है। तो याद रह गया तो ठीक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ताकि हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल जो है वो यूज़ किया जा सके। बाइजू ने ग्रेडअप को अक्वायर कर लिया है और उसका नाम बाइजू एग्जाम प्रेप रख दिया गया, हम बात कर चुके हैं। फूड प्रोसेसिंग वीक मनाया जा रहा है 6 से लेके 12 सितंबर के बीच में, याद रखोगे 6 से लेके 12 सितंबर के बीच में। और ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की तरफ से मनाया जा रहा है। और इसमें अलग अलग तरह के फूड पार्क्स या फूड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो लॉन्च किए गए, 5 लॉन्च किए गए, एक असम के अंदर, 3 आप कह सकते हो गुजरात के अंदर, एक कर्नाटका के अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन है, पशुपति कुमार पारस जी, पशुपति कुमार पारस, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हाजीपुर, बिहार के अंदर। तो याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने 3 बार सेटअप कर दिए हैं टैक्स मैटर्स के लिए। तो ये वो बार नहीं है हमारे पास जो हम एल्कोहल के बार की बात कर रहे हैं, ये बार का मतलब है बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग इसका मतलब है। और इससे क्या होगा कि जो टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट हैं वो यहाँ पे सॉल्व किए जा सकते हैं। ये फिलहाल 3 खोले जाएंगे, कहाँ पे, 2 तो जो है वो दिल्ली के अंदर खोले जा रहे हैं और एक जो है वो मुंबई के अंदर खोला जा रहा है। क्या इससे पहले ऐसी कोई बॉडी नहीं थी जिसका नाम क्या था, AAR। AAR का मतलब अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, तो वो काम करती थी, लेकिन अब उसको रिप्लेस किया गया इससे बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग। और इस बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के अंदर क्या होगा, 2 बंदे होंगे जो कि कमिश्नर लेवल के होने चाहिए, कम से कम कमिश्नर लेवल के होने चाहिए। तो वो डिस्प्यूट को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर टू डिफेंस सर्विसेज 2021। तो हम अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो फील्ड कमांडिंग ऑफिसर्स हैं या उससे नीचे जो ऑफिसर्स हैं उनको कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे रहे हैं, ताकि वो हमारी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग हथियारों को प्रोक्योर कर सकें, और उनको और फायदा दे रहे हैं ताकि वो अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सके, जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो, इम्प्रूव हो। और डिफेंस मिनिस्टर आपको पता है राजनाथ सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, लखनऊ। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन ऑफ द डे 8 सितंबर 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है, वो कहता है कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग किसके पास जाती है। तो ये याद रखना है दोस्तों, इनकम टैक्स जो है वो लगाता सेंटर गवर्नमेंट है, कलेक्ट भी सेंटर गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट सेंटर और स्टेट दोनों में होता है। तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। और आपने याद रखना है ये कौन डिसाइड करता है कि कितना शेयर किस में जाएगा, ये तो सरकार ने डिसाइड करना है, लेकिन ये एडवाइस कौन करता है, ये फाइनेंस कमीशन करता है दोस्तों। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फाइनेंस कमीशन, ये रिकमेंड करती है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो टैक्स है वो सेंटर को कितना मिलना चाहिए, स्टेट को कितना मिलना चाहिए, उसके हिसाब से जो है वो सरकार अगर उसको मान लेती है उनकी रिकमेंडेशन को, तो उसी तरह से जो पैसा दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से आज क्वेश्चन जो बैंकिंग एंड इकोनॉमी का है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई की तरफ से किए जाते हैं वो क्या है इसमें से। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, और हम मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर इस ओपन मार्केट ऑपरेशन को जनरली कवर करते हैं। तो आपने मुझे बताना है आंसर, बिल्कुल सावधानी से इसको पढ़ लेना है। वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। लाइक करना है दोस्तों, 700 प्लस लाइक्स चाहिए ही चाहिए। सब्सक्राइब करना है चैनल को और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ये भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा। और शेयर करें यार इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें और हमेशा खुश रहें। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, इस स्माइली की तरह खुश रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।